नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खमा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत कर रही हूँ आपका हमारे चैनल सक्सेस में। आई होप कि आप सब सुबह 6 बजे उठ रहे होंगे और रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे। एक आध दिन का मिस हो जाता है तो अगले दिन कवर कर लीजिए, ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है। लेकिन जो लोग अपना टाइम शेड्यूल और पंक्चुअल रखते हैं वो आई होप मेरे साथ साथ 6 बजे आ रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम उम्मीद करूँगी इस लेसन को कंक्लूड कर दें, आज हम ख़त्म कर देंगे। तो आज हम पढ़ेंगे मृदा संसाधन, है ना। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, आज इसे ख़त्म करके ही मानेंगे। 2 दिन हो गए इसको चलते हुए, बड़ा लंबा चैप्टर है। ठीक है, मृदा संसाधन। मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है ना। मिट्टी का नवीकरण किया जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि नवीकरणीय है अनवीकरणीय, तो मिट्टी नवीकरणीय है। ठीक है, और प्राकृतिक तो है ही, हमें पता है। यह पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। पौधे इसी में विकास करते हैं और बहुत सारे जीवों को भी पोषण देती है। मृदा एक जीवित तंत्र है और कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा एक जीवित तंत्र है, मतलब बहुत सारे जो जीव हैं वो मृदा के अंदर रहते हैं, है ना। और 1 सेंटीमीटर समझते हो, फुट्टा जो होता है अपना, फुट्टा मीन्स स्केल जो होता है अपना, जो अपन बचपन में यूज़ करते थे। एक स्केल 15 सेंटीमीटर का होता है ना। और ये कह रहा है 1 सेंटीमीटर मृदा, मतलब इतनी सी मृदा बनने में लाखों साल लग जाते हैं। तो सोचो कि नवीकरणीय तो है लेकिन बनाना आसान नहीं है। मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच मतलब वहाँ कैसी मतलब जमीन पथरीली है कि बालू है, कैसी ज़मीन है ना। और जनक शैल मतलब ओरिजिनलिटी, वहाँ की जो शैलें हैं वह किस प्रकार की है। संस्तर शैल, जलवायु, वहाँ की जलवायु कैसी है। वनस्पति, किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। और जैव पदार्थ, और मतलब वहाँ पाए जाने वाले जैव पदार्थ। और समय मुख्य कारक होते हैं। अगर आपसे मृदा निर्माण के कारक पूछा जाए, मतलब मुझे याद है शायद 3rd ईयर की ज्योग्राफी थी या कुछ, इसमें मृदा का बड़ा चैप्टर था और इसमें ये सारी चीज़ें पूछी गई थी हमसे कॉलेज में। उच्चावच, जनक शैल, जलवायु, वनस्पति और जैव पदार्थ, ये सब मृदा को बनाने वाले मुख्य कारक है। वैसे मैंने मेरी स्पीड धीरे कर दिया, आप लोगों को भी फील होता है कि मैं मतलब थोड़ा आराम से पढ़ाती हूँ। पहले मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रही थी, लेकिन अब से 2-3 दिन से मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रही हूँ। फील होता है ऐसा। प्रकृति के अनेक तत्वों जैसे कि तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिमनदी और अपघटन की क्रियाएं आदि मृदा के निर्माण में योगदान देती है। बहुत सारे तत्व होते हैं जैसे तापमान, बहता जल, पवन, हिमनदी और अपघटन प्रक्रियाएं मृदा बनाने में योगदान देती है। मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण होते हैं। मृदा जैव मतलब ह्यूमस और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। चित्र 1.5 आपको यहाँ पे देखना है। लंबा कर देती हूँ मैं फ़ोन को। ये देखो, मृदा मतलब मृदा में कई सारी परतें पाई जाती है। ये मृदा का सबसे ऊपरी संस्तर है। फिर इसे उपमृदा कहते हैं, जिसमें अपक्षयित चट्टानें मतलब चट्टानों के टूटे फूटे अंश जैसे बालू, गाद, सिल्ट, मृत्तिका आदि पाई जाती है। फिर ये अधस्तरीय चट्टानें हैं जिसमें अपक्षयित आधारी चट्टानें मतलब जो नीचे चट्टानें होती हैं उनका जो अपक्षय हुआ है वो वाली परत ये वाली बनती है। और ये जो नीचे नीचे की चट्टानें हमारी जो मतलब पृथ्वी के एकदम नीचे की जो भूगर्भ के पास की चट्टानें हैं वो हैं, और इनका अपक्षय नहीं होता है। क्योंकि ये मतलब ऊपर बहुत सारी परतें हैं तो ये सेफ रहती है। इस प्रकार की जो परतें हैं वो मृदा के अंदर पाई जाती है। ठीक है, मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों और उनकी रंग, गहराई, गठन, आयु और रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं को निम्नलिखित प्रकारों में बांटा गया है। तो अब हम पढ़ेंगे मृदा का विभाजन। सबसे पहले जलोढ़ मृदा। यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई होती है और देश की महत्वपूर्ण मृदा है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी जलोढ़ मैदान इसी मृदा से बना हुआ है। यह मृदाएं हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों जैसे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी हुई है। एक संकरे गलियारे के रूप में ये मृदाएं राजस्थान, गुजरात तक फैली हुई है। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टे भी जलोढ़ मृदा से ही बने हुए हैं। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी की ओर जाते हैं, मृदा के कणों का आकार बढ़ता जाता है। पूरी पढ़ दूं, एक बार फिर समझाऊंगी। नदी के ऊपरी भाग में जैसे ढाल भाग के समीप मोटे कण वाली मृदा पाई जाती है, और ऐसी मृदाओं को पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों के जैसे द्वार, चो क्षेत्र और तराई में आमतौर पर
और तराई में आमतौर पर पाई जाती है। ठीक है, कणों के आकार और घटकों के अलावा मृदा की पहचान उसकी आयु से भी होती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं दो प्रकार की होती है, पुराना जलोढ़ जो बांगर कहलाती है और नया जलोढ़ जो खादर कहलाती है। बांगर मृदा में कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है और खादर मृदा में बांगर की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं। जलोढ़ मृदाएं बहुत ही उपजाऊ होती हैं और अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटाश, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं। गन्ने, चावल और गेहूं और अन्य अनाजों और दलहन की फसलों की खेती इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। इन मतलब खेती के लिए ये मृदाएं उपयुक्त मानी जाती है। अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है और यहाँ पे रासायनिक घनत्व भी अधिक है। सूखे क्षेत्रों की मृदाएं अधिक क्षारीय होती हैं और इन मृदाओं का सही उपचार और सिंचाई करके इनको पैदावार इनकी क्या कर सकते हैं, हम बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप मैप में देख लो जलोढ़ मृदा पाई कहाँ जाती है। सिंधु नदी के मैदानी क्षेत्र में, यहाँ सिंधु नदी और उसके सहायक नदियाँ बहती है तो इनके मैदानी क्षेत्र में, गंगा नदी के मैदानी क्षेत्र में और ब्रह्मपुत्र नदी वाले एरिया में भी ये जो ग्रीन ग्रीन कलर की मृदा है ये सारी कैसी मृदा है, जलोढ़। मतलब जलोढ़ मृदा वहाँ पाई जाती है जहाँ पे नदियाँ पाई जाती है और नदियों द्वारा लाई गई अपने साथ में जो मिट्टी होती है ना, वही जलोढ़ मृदा कहलाती है। ठीक है, तो अब हम जो भारत का उत्तरी मैदान है, जो भौतिक विभाजन हमने 9th क्लास में पढ़ा था, तो उत्तरी मैदान में यह मृदा पाई जाती है। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाई गई तीनों नदियों से फैली हुई है। राजस्थान में ये मृदाएं गुजरात तक फैली हुई हैं और जो नीचे की तरफ प्रायद्वीप है भारत में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियाँ हैं उनमें भी पाई जाती है। मृदा में क्या क्या पाया जाता है, रेत, सिल्ट और मृत्तिका अलग अलग अनुपात में पाई जाती है। जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी की ओर बढ़ते हैं ना, तो कणों का आकार क्या होता है, बढ़ता जाता है। घाटी के ऊपरी भाग में मोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती हैं। ये कह रहा है कि जैसे नदी यहाँ से आ रही है और यहाँ पे जाके समुद्र में मिल रही है, तो यहाँ पे तो मोटे कण वाली मृदाएं पाई जाएंगी और जैसे जैसे हम मतलब आगे चलते जाएंगे पतले कण वाली मृदाएं पाई जाएंगी। ऐसी मृदाएं पर्वतों से बने मैदानों जैसे कि द्वार, चो क्षेत्र और तराई में आमतौर पर पाई जाती हैं। तो पर्वत, यहाँ जैसे यहाँ पे पर्वत है और पर्वत से नदी निकल कर आ रही है, तो इन क्षेत्रों में द्वार या फिर चो क्षेत्रों में इस प्रकार की मृदाएं पाई जाती है कि जो पर्वतीय तलहटी में मोटे कण, फिर आगे की तरफ जाते हैं तो पतले कण। ठीक है, अब ये कह रहा है जलोढ़ मृदा आयु के आधार पर दो प्रकार की होती है। पुरानी जलोढ़ मृदा, जहाँ पे हमने पिछले 9th में क्या पढ़ा था, जहाँ पे प्रतिवर्ष बाढ़ नहीं पहुँच पाती है ना, और नई जलोढ़ मृदा को हम खादर कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मृदा को हम बांगर कहते हैं। ये कह रहा है कि बांगर में कंकर और ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है, ऑब्वियसली पुरानी है तो उसमें ज़्यादा होगी, और खादर में बांगर की तुलना में महीन कण पाए जाते हैं क्योंकि खादर हर साल नहीं आ रही है और नदियाँ अपने साथ साथ बारीक बारीक कण बहा कर लाती हैं, तो ऑब्वियसली महीन कण बांगर में क्या पाए जाते हैं, ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके साथ ही जलोढ़ मृदाएं बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती हैं। हमारी सभी प्रकार की मिट्टियों में सबसे ज़्यादा जो उपजाऊ मिट्टी होती है वह जलोढ़ मृदा होती है। और क्यों उपजाऊ होती है, क्योंकि इसमें पोटास, फास्फोरस और चूने युक्त मृदा पाई जाती है और हर साल नदियों के द्वारा नई मिट्टी ले आती है नदियाँ, है ना, 1-2 साल में नई मिट्टी ले आती है बाढ़ के साथ साथ, तो नई मिट्टी होगी तो ऑब्वियसली उपजाऊ होगी पुरानी मिट्टी की तुलना में। कौन सी खेती यहाँ पे की जाती है, तो आप ही देख लो, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, इनमें कौन सी खेती की जाती है, या तो गन्ना या चावल या गेहूँ। ठीक है, और दलहन की फसल भी इसमें अच्छी होती है। ठीक है, और उपजाऊपन के कारण ये जो हमारा उत्तरी भारत का विशाल मैदान है, यह गहन कृषि की जाती है। गहन कृषि मतलब कम भूमि में ज़्यादा कृषि उपजाना, तो हमारे सबसे ज़्यादा जो कृषि वाले एरिया है वो यही है, तो आपको पता ही है गहन कृषि यहाँ पे की जाती है। और सूखे क्षेत्रों में भी जहाँ यह मृदा पाई जाती है उसमें सिंचाई करके इसको उपजाऊ बनाया जा सकता है। तो ये हमारी जलोढ़ मृदा हो गई। नोट्स बना लेना दोस्तों, इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है, विशेषता क्या होती है, फास्फोरस, पोटास ये सब पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं, कैसे बनती है, कौन से क्षेत्र में पाई जाती है और कौन सी फसल के लिए उपजाऊ होती है, बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। दूसरी काली मृदा, इन मृदाओं का रंग काला होता है इसलिए इन्हें रेगुर मृदा भी कहते हैं, रेगर या रेगुर मृदा भी कहते हैं। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है। तो किसकी, काली से क याद रख लेना। काली मृदा कपास की खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है इसलिए इसे काली कपास मृदा के नाम से भी हम जानते हैं। यह जलवायु और जनक शैलों ने काली मृदा को बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस प्रकार की मृदाएं दक्कन पठार क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती हैं तथा लावा का क्या लावा जलक सैनों द्वारा बनी हुई है। तो हमारा जो दक्कन का पठार है, कौन सा एरिया, ये वाला एरिया, ये दक्कन का पठार हमारा एमपी से ही शुरू हो जाता है, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन सब में दक्कन के पठार में काली मृदा पाई जाती है। और ये काली मृदा का निर्माण किससे हुआ है, ज्वालामुखी द्वारा निकले हुए लावे के जम जाने से
इस मृदा का निर्माण हुआ है। यह मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारों पर पाई जाती हैं तथा दक्षिणी पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदी की घाटियों तक यह मृदा फैली हुई है। काली मृदा बहुत ही महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी हुई होती है और उसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। तो काली मृदा को आपसे पूछा जाए कैसे कणों द्वारा बनी हुई होती है, देखो जलोढ़ में तो मोटे और पतले दोनों कण थे, काली मृदा में सिर्फ पतले कण पाए जाते हैं। इस वजह से नमी बहुत ज़्यादा टाइम तक धारण कर सकती है। इस मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम और पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्व परिपूर्ण होते हैं। और उसमें क्या थे, फास्फोरस, पोटाश, है ना, और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना, ठीक है। परंतु इसमें फास्फोरस की कमी होती है और जलोढ़ मृदा में फास्फोरस अच्छा खासा था, ठीक है। गर्म और क्यों मैं ये क्यों बता रही हूँ फास्फोरस पाया जाता है, कि ये पूछे जाते हैं नेट में ऐसे, मतलब मैंने सबसे ज़्यादा नेट की एग्ज़ाम दी है। क्यों? क्योंकि लोग देखो रिकॉर्ड बनाते हैं कि मैंने 10 बार नेट पास की या मैंने इतनी बार नेट पास की। मेरा रिकॉर्ड है कि मैंने 7 या 8 बार नेट फेल करी थी, है ना। मतलब मैं फेल हुई थी, मतलब जब से कॉलेज में हुई थी, ग्रेजुएशन हुई, तब से मैं लगातार फॉर्म भरने लगी थी। लेकिन जैसा कि अगर आप लोगों ने मेरी जर्नी वाला वीडियो नहीं देखा ना, तो आप प्लीज़ एक बार मेरे चैनल को ओपन कीजिएगा। उसमें पहला वीडियो मेरा जर्नी वाला ही है, जिसमें मैंने लिख रखा है फेलियर से फर्स्ट ग्रेड तक का सफ़र। तो मैं आप सब लोगों को मतलब ये बताना चाहती थी उस वीडियो के द्वारा कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जिनको बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाती है, या फिर मैंने बहुत सारी एग्ज़ाम्स, देखो मैंने नेट इतनी बार क्वालिफाई किया, इसलिए मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ा रही हूँ। मैं आपको नेट की एग्जाम्पल क्यों देती हूँ सबसे ज़्यादा, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा बार नेट की ही पेपर दिए हैं। मैंने सिर्फ 2 ही पेपर दिए थे, एक तो RAS वाला और एक नेट का, मतलब शुरुआत जब करी थी तब। तो नेट में हमेशा फेल होती थी और RAS में आपको पता ही है 3 अटेम्प्ट दिए और तीनों में मतलब हर चरण में पहले प्री पास करी, पहले प्री फेल हो गई, दूसरी में प्री पास करी, मेंस फेल हो गई, तीसरी में प्री और मेंस पास कर ली और इंटरव्यू तक पहुंची और 1029वीं रैंक भी आई, ठीक ठाक सी रैंक आई। कुछ नंबर रह गए, नहीं तो शायद आज RAS अधिकारी होती, बट इट्स ओके, सेटिस्फाइड विद माई जॉब। कुछ लोग कमेंट भी करते हैं अंगूर खट्टे। क्या बोले यार, कि मुझे अच्छा लगता है मेरा पेशा। अगर मैं RAS बनती तो भी शायद मैं खुश होती, और अगर मैं टीचर बनी हूँ तो भी मैं खुश हूँ, है ना। तो बात यहाँ ये थी कि नेट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, कि किस मृदा में, जैसे काली मृदा में, फिर वो 4 कोटेशन देंगे इसके बारे में, फिर बोलेंगे इसमें पोटेशियम फास्फोरस भरपूर पाया जाता है। तो हमें वो सही और गलत छांटने होते हैं, इसलिए मैं आप पे जोर दे रही हूँ कि फास्फोरस की मात्रा काली मृदा में कम है, जबकि जलोढ़ में ज़्यादा थी। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती है। जो हम फोटो देखते हैं ना, फोटो दे रखे थे क्या इसकी, हाँ, ये दरारों वाली मृदा की जब हम फोटो देखते हैं, महाराष्ट्र के किसानों की जब अकाल वाली स्थिति दिखाते थे ना न्यूज़ में, तब यही फोटो दिखाते थे, ऐसे फटी हुई मृदा। तो यह मृदा क्या होती है कि जब भी सूखी होती है ना, तब यह ऐसे ही उसमें गहरी गहरी दरारें पड़ जाती है, ठीक है। और इसमें अच्छी तरह से वायु का मिश्रण हो जाता है और गीली होने पर यह मृदा चिपचिपी हो जाती है और इसको जोतना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसकी जुताई मानसून प्रारंभ होने से पहले ही, पहली बौछार के साथ ही इसकी जुताई क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं, है ना, क्योंकि चिपचिपी होती है मिट्टी ये। तो ये थी काली मृदा की विशेषताएं। आगे हम चलते हैं लाल और पीली मृदा। लाल मृदा दक्कन के पठार, पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, दक्कन के पठार में भी पाई जाती है, दक्षिणी हिस्सों में, दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में जहाँ पे कम वर्षा होती है वहाँ पे पाई जाती है। लाल और पीली मृदा ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मध्य गंगा के मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट के पहाड़ी पद पर पाई जाती है। इन चट्टानों में लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लोह धातु के कारण होता है। तो ये पूछा जाता है लाल मिट्टी का नाम, लाल मिट्टी क्यों रखा गया, इसका लाल रंग क्यों होता है। तो ये क्यों होता है, देखो यहाँ पे दिया है, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लोहा धातु के प्रसार के कारण इसका रंग लाल होता है। और पीला रंग क्यों होता है, जल योजन के कारण इसका रंग क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। एक बार मैं आपको स्थिति दिखा देती हूँ लाल मृदा की, क्योंकि मृदा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमरा पूछा जावत है। ये देखो लाल और पीली मृदा। एक एक बात बताऊँ आपको, हमारे RAS में ना एक बार क्वेश्चन आया था कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मृदा पाई जाती है, तो यही लाल मिट्टी ही है जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ये देखो आप, है ना, कि सबसे ज़्यादा जो हिस्सा पाया जा रहा है वो लाल मिट्टी का ही पाया जा रहा है। तो याद कर लेना, है ना, ये वाला क्वेश्चन भी।
इसके अलावा लेटेराइट मृदा, लेटेराइट शब्द ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से बना होता है जिसका अर्थ होता है ईंट। क्या होता है? ईंट। लेटेराइट मृदा उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु के आर्द्र और शुष्क ऋतुओं में एक के बाद एक आने के कारण होती है। यह वहाँ बनती है लेटेराइट मृदा जहाँ एक बार आर्द्र ऋतु आएगी, फिर शुष्क आएगी, फिर आर्द्र, फिर शुष्क, है ना। वहाँ पे इस मिट्टी का निर्माण होता है। भारी वर्षा के कारण यह अत्यधिक निक्षालन, लीचिंग जो हो जाती है मिट्टी में भारी वर्षा के कारण, मतलब भारी बारिश होती है और मिट्टी में मतलब अत्यधिक लीचिंग हो जाती है, निक्षालन हो जाता है, उसका यह परिणाम है। लेटेराइट मृदा अधिकतर गहरी अम्लीय मृदा होती है। याद रखना, अम्लीय मृदा होती है क्योंकि इसका पीएच मान 6.0 से कम होता है। इसमें सामान्यतः क्योंकि अम्लीय है ना, तो पौधे और पोषक तत्वों की क्या होती है? कमी होती है। और यह पाई कहाँ जाती है? जहाँ पे भी ज़्यादा बारिश होगी ना दोस्तों, वहाँ पे यह मिट्टी पाई जाएगी। तो हमारे यहाँ पे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? दक्षिणी राज्यों में, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में, ओडिशा, पश्चिमी बंगाल के कुछ क्षेत्रों में, उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में, जहाँ पे बारिश भी ज़्यादा हो रही है और जहाँ पे गर्मी भी ज़्यादा पड़ रही है, वहाँ पे ये मिट्टी मिलेगी। ठीक है। और इस मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार दोनों प्रकार के वन मिलते हैं। यहाँ पर इसमें हाँ ह्यूमस पर्याप्त रूप में पाया जाता है, लेकिन विरल वनस्पति और अर्ध शुष्क पर्यावरण में इसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। स्थल रूप की स्थिति और उसमें अपर्दन और भू निम्नीकरण की इसमें संभावना रहती है। मृदा संरक्षण की उचित तकनीक अपनाकर इन मृदाओं में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी की खेती की जाती है। और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में लाल लेटराइट मृदा में काजू की फसल की जाती है। बस यही पॉइंट मैं आपको यहाँ बताना चाह रही थी। लेटराइट मृदा के बारे में 3 चीज़ें पूछते हैं। एक तो बनती कैसे है, तो बहुत ज़्यादा उष्ण और आर्द्र क्षेत्र में बनती है। दूसरा कि ये पाई कहाँ जाती है, तो हमने देख लिया कि महाराष्ट्र में, पश्चिमी घाट वाले क्षेत्रों में, कुछ ओडिशा में और कुछ पश्चिमी बंगाल वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है। और साउथ इंडिया में तो पाई जाती है, मोस्टली साउथ इंडिया में पाई जाती है, कुछ कुछ क्षेत्रों में जहाँ ज़्यादा बारिश और जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। ठीक है। और ये एक सॉरी, सुबह सुबह ठंड रहती है भाई, मेरे छींकें स्टार्ट हो जाती हैं, सॉरी। और तीसरी बात इसके बारे में ये पूछी जाती है कि लेटेराइट मृदा किसकी खेती के लिए फेमस है, तो ये काजू की खेती के लिए बड़ी फेमस है दोस्तों। केरल में और मतलब आंध्रा, तमिलनाडु, केरल में लाल लेटेराइट मृदा, स्पेशली लेटेराइट में भी लाल लेटेराइट मृदा जो है वहाँ पे काजू की खेती की जाती है। और वैसे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में इसमें चाय और कॉफ़ी की खेती की जाती है ना, तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है ना लाल लेटेराइट मृदा में। मैंने बच्चों को भी बड़े अच्छे से याद करवाया था जब पढ़ा रही थी मैं 10th क्लास में। और आप भी पढ़ लेना क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार कि काजू की खेती के लिए कौन सी मृदा फेमस है। टेढ़ा कर लेते हैं फ़ोन, नहीं तो आप बोलोगे मैडम दिख नहीं रहा, छोटा दिख रहा है, ये वो। फिर है मरुस्थलीय मृदा। आपको पता है ये मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि झीलों में वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी हमारे यहाँ पे बनाया जाता है। जैसे आपको पता ही है सांभर झील में नमक, अपने राजस्थान की मोस्टली जो पश्चिमी राजस्थान की झीलें हैं उनमें नमक बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि खारी मृदा है अपने यहाँ पे। शुष्क जलवायु, उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन की दर अधिक होती है, मतलब जल वाष्पित ज़्यादा होता है। मृदा में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। ऑब्वियसली नमी की मात्रा कमी होगी, बारिश होती ही नहीं है, तावड़ा ज़्यादा पड़ता है तो नमी कहाँ से रहेगी। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे पत्थरों में चूने के कंकर की सतह पाई जाती है। इसके कारण मृदा में जल अंतःस्पंदन अवरुद्ध हो जाता है। हमने पहले भी पढ़ा, चूने की परत जम जाती है जब प्रदूषण से, तो मृदा में पानी नहीं जा पाता। और हमारे यहाँ भी कि कैल्शियम बढ़ जाता है क्योंकि वाष्पीकरण ज़्यादा हो जाता है और नीचे फिर चूने की परतें, एक तरह से चूने और कंकर की परतें पाई जाती है, जिससे अंतःस्पंदन अवरुद्ध हो जाता है, मतलब मृदा पानी को सोख नहीं पाती है। इसलिए हमारे बाड़मेर में और जोधपुर के फलोदी में जब भी कभी ज़्यादा बारिश आती है तो क्या हो जाता है, बाढ़ आ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी मिट्टी ना पानी को सोख नहीं पाती है। इसलिए इस मृदा को सही तरीके से संचित करके हम कृषि योग्य बनाते हैं, जैसा कि पश्चिम राजस्थान में हो रहा है। आपने देखा इंदिरा गांधी नहर के आने से हमारी जो रेतीली रेगिस्तान है वह हरा भरा हो गया है। वन मृदा, ये मृदाएं आमतौर पर पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। पर्याप्त वर्षा वन यहाँ पे उपलब्ध है। इन मृदाओं का गठन पर्वतीय वातावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती है, परंतु ऊपरी घाटों में, ढालों में इनका गठन मोटे कणों का होता है। और हिमालय के आच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का अपर्दन होता है। मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में जो मिट्टी पाई जाती है, कहीं पे मोटी होती है, कहीं पे पतली होती है। कोई इनके बारे में डिटेल नहीं पूछने वाला है ना।
कुछ नहीं पूछेंगे इनके बारे में, पहाड़ी और रेगिस्तानी मृदा के बारे में कुछ नहीं पूछते। ठीक है। हिमाचली क्षेत्रों में इन मृदाओं का अपरदन बहुत ज़्यादा होता है। ये अधिशिलिक अथवा ह्यूमस रहित होती है तथा नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों में विशेषकर नदी सोपानों जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदाएं उपजाऊ होती हैं। अब हम पढ़ते हैं मृदा अपरदन और संरक्षण। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। मतलब मृदा जब कट के बह जाती है तो उसे क्या करते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा के बनने और अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती हैं, परंतु दोनों में संतुलन होता है। मतलब प्रकृति ने हमें जितनी मृदा प्रकृति बनाती रहती है उतनी मृदा का कट कट कर बहती भी रहती है। कभी पानी के साथ बह जाती है तो कभी बारिश से बह जाती है, कभी वायु से उड़ जाती है, परंतु इनमें एक संतुलन होता था। लेकिन वर्तमान में मानवीय क्रियाओं ने, जैसे कि हमने पेड़ काट दिए, वनोन्मूलन कर दिया, अति पशुचारण, पशु चरा चरा के भूमि की जो वनस्पति थी, घास थी भूमि में लगी वो बिल्कुल खत्म कर दी, निर्माण कर लिए, खनन कर लिया। इससे हमारा ये संतुलन भंग हो गया तथा प्राकृतिक तत्व इस तरह से देखो मृदा कट कट के बह रही है ना, कितना अच्छा चित्र दिया है। प्राकृतिक तत्व जैसे पवन हिमनदी जल मृदा अपरदन करते रहते हैं। बहता जल मृतिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है जिसे अवनालिका कहते हैं। मतलब जो जल तेज गति से जब बहता है तो मृदा को काट काट कर उसमें जगह जगह नालियां बना देता है, जिसे हम अवनालिकाएं कहते हैं। और ऐसी भूमि फिर जोतने योग्य नहीं रहती। मतलब सोचो आप, जगह जगह ऐसी नालियां बनी हुई होती हैं जिसमें से पानी बह रहा है, तो क्या वो जोतने योग्य रहेगी? मतलब वह भूमि खराब हो जाती है, उसे हम उत्खाद भूमि कहते हैं। और इंग्लिश में हम उसे कहते हैं बेडलैंड टोपोग्राफी, है ना। पूछा गया था रीट के पेपर में, जब मैंने दिया था 2018 में हुआ था शायद वो पेपर। अब ये मत बोलना मैडम 2018 में कोई पेपर ही नहीं हुआ, मतलब 18-19 में जो भी पेपर हुआ होगा जो मैंने दिया था उस टाइम, जब रीट और सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड तीनों लगभग साथ साथ से ही आए थे। उस वाली में पूछा था राजस्थान में बेडलैंड टोपोग्राफी कहाँ पाई जाती है, चंबल घाटी में पाई जाती है ना, आपने लिखा भी हुआ है इस पे। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड्ड भूमि मतलब रेवाइन लैंड भी बोला जाता है। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के ओर नीचे बहता है। ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर एक साथ ही बह जाती है। इसे चादरी अपरदन मतलब शीट इरोजन भी कहा जाता है। ये कह रहा है कि कई बार तो नालियां बन बन के मिट्टी बहती है और कई बार जैसे तेज बाढ़ आई है और मिट्टी के ऊपर की पूरी परत को बहा ले गया, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम चादरी अपरदन कहते हैं। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से जो मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहते हैं। जो मतलब मैदान से अगर पवन ने मृदा उड़ा ली, है ना, मतलब हवा के साथ मिट्टी उड़ गई, तो उसे क्या बोलेंगे, पवन अपरदन बोलेंगे। कृषि के गलत तरीकों से भी मृदा अपरदन होता रहता है और गलत ढंग से हल चलाने से, मतलब यूँ पहाड़ है और फिर हम ऊपर से नीचे की ओर ऑलरेडी मिट्टी अपरदित हो रही है और हम ढाल भी मतलब हल भी ऐसे ही चला रहे हैं, है ना, बुआई भी ऐसे ही करें ऊपर से नीचे की ओर, और ज़्यादा मिट्टी अपरदित होगी, है ना, जिसके अंदर पानी बहना और आसानी से मृदा का कटाव हो जाता है। अगर ढाल वाली भूमि है तो समोच्च रेखाओं में समानांतर ढंग से हल चलाने के साथ ही जल के बहाव की गति रुकती है। इसे समोच्च जुताई कहा जाता है। मतलब अगर पहाड़ है ना तो इस पे ऐसे हमें बुआई करनी चाहिए, यूँ टेढ़ी बुआई करनी चाहिए, जिससे फिर मतलब मेड़े बन जाएंगे एक तरह से। यहाँ पे मेड़ भी बना सकते हैं अपन, जिससे क्या होगा कि मृदा अगर बह भी रही है तो उसे जगह जगह अवरोध मिलेंगे और वह आसानी से नहीं बह पाएगी। इसे हम समोच्च खेती कहते हैं, समोच्च जुताई। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं, जैसे मैंने बताया ना, टेढ़ी टेढ़ी सीढ़ियाँ बनाई जा सकती है। सोपान कृषि अपरदन को नियंत्रित करता है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान और सीढ़ीदार कृषि काफ़ी फेमस है, विकसित है, सॉरी। बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है और फसलों के बीच बीच में हम घास की पट्टियाँ भी उगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि मिट्टी उड़ेगी तो उस घास जो होती है वो मिट्टी को जकड़ के रखती है ना, और वह पवन जनित बलों को कमज़ोर करती है। इस तरीके से पट्टीदार कृषि भी इसे कहते हैं। मतलब फसल के बीच में हम मतलब घास की पट्टियाँ उगा दें, है ना, बीच बीच में, जिससे मृदा कंट्रोल हो जाए, खासकर रेगिस्तानी क्षेत्रों में। इसे हम पट्टीदार कृषि या स्ट्रिप फार्मिंग भी कहते हैं। पेड़ों को कतार में लगाकर रक्षक मेखला बनाकर भी पवन की गति को यह कम करते हैं। अगर हमने अपने खेत के चारों तरफ पेड़ लगा दिए मेड़ों पर, है ना, तो भी हमारे खेत की मिट्टी उड़कर नहीं जाएगी, क्योंकि पेड़ मिट्टी को पेड़ों से टकराकर, मतलब हवा आंधी ऐसे तो है नहीं आसमान में उड़ा के ले जाती है मिट्टी को, थोड़ी थोड़ी करके ही उड़ाती है, तो वो पेड़ों से टकराकर वापस वहीं पर गिर जाएगी। रक्षक पट्टियों का पश्चिमी भारत में रेत के टीलों के स्थायीकरण में भी महत्वपूर्ण योगदान है। मतलब टीलों को सरकने से भी रोकते हैं। भारत के पर्यावरण की कुछ ऐसी दशा बता रखी है, कुछ डेटा दे रखे हैं, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। बाकी इन्होंने एक छोटा सा कार्टून दिया है जो
मतलब किसके बारे में, भारत सरकार परियोजना के बारे में कुछ कार्टून दिया है इन्होंने। तो आप चाहो इंटरेस्टिंग लगे तो आप इन सबको पढ़ सकते हैं। हमारा पार्ट पूरा हुआ, आज के लिए इतना ही। तो हमारा 24 मिनट का हो गया लेक्चर, कुछ ज़्यादा लंबा तो नहीं हुआ। कल हम पढ़ेंगे वन और वन्य जीव। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप बहुत मेहनत कर रही हूँ मैं आपके लिए, नोट्स भी बनाती हूँ आके, क्योंकि आगे आपके लिए नोट्स बनाने हैं। मतलब जब आपको स्कूल लेक्चरर की पूरी प्रॉपरली तैयारी करवानी है, उसके अलावा स्कूल में पढ़ाती हूँ, इसके अलावा यहाँ पे वही चीज़ें वापस पढ़ा रही हूँ। तो प्लीज़ इस मेहनत का थोड़ा सा आप चैनल को सपोर्ट करके मुझे भी थोड़ा सा रिजल्ट दे सकते हैं। बाकी आप लोगों की मर्जी है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके रख ले चैनल को। थैंक यू सो मच।